गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैथमेटिक्स के अलावे यदि मुझे टाइम मिला तो मैं जीके एंड जीएस भी कराऊंगा। तो जीके एंड जीएस में ख़ास करके यदि आप देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये तीन जो सब्जेक्ट है वो मेजर रोल निभाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी ले लीजिए, चाहे जेपीएससी ले लीजिए, चाहे जेएसएससी ले लीजिए, चाहे बीएसएससी ले लीजिए, या कोई भी राज्य के पीसीएस के एग्ज़ाम हो, उसमें ये तीन सेक्शन मेजर रोल निभाते हैं। तो इन तीनों में यदि आप देखेंगे तो हिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं। मे भी उसमें ये हो कि आपको उन चीज़ों को रटना पड़े, क्योंकि उसमें जो कंटेंट्स है, जो डेट्स है, वो याद करना पड़े। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि किसी भी एग्ज़ाम में यदि 20 क्वेश्चंस पूछा है तो आप 18 से 19 क्वेश्चंस आप इजीली करके आएंगे। और मैं जब इन सारे चीज़ों को पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो आप यकीन मानिए कि आप 20 में से 18 या 19 क्वेश्चन जरूर करके आएंगे। अभी हाल के दिनों में ये देखा गया है, हाल के दिनों का जो परिदृश्य है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें से ज्योग्राफी का क्वेश्चंस ऊपर ऊपर नहीं आते हैं। आप देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को आपको समझने की ज़रूरत है, तभी उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आप देखिएगा, वर्तमान में बीपीएससी 66 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें यह पूछा गया था कि बताइए कि जो जापान के प्रमुख द्वीप है, जैसे आप पढ़े होंगे होक्काइडो, हुन्शु, क्यूशुशु और शिकोकू, इसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यदि आप फैक्ट रटते रहेंगे तो आप गलत मार के आएंगे, लेकिन यदि आप उसको एटलस पे पढ़े रहेंगे तो आप जरूर सही करके आएंगे। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा इसके कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आप अन्य विद्यार्थियों से आगे रहेंगे। अभी हाल के दिनों में देखिएगा, जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, मेंस का एग्ज़ाम एसआई का हुआ, उसमें 15 से 17 क्वेश्चन ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ऊपर ऊपर पढ़े होंगे वो तो कुछ क्वेश्चंस को कर पाए होंगे, लेकिन जो इसको अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, समझ के पढ़े होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हल कर पाए होंगे। एसआई का पीटी में जैसे एक पूछा गया था कि बताइए कि चिनूक जो है, चिनूक पवन, जब आप पवन में आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे कि कौन सी हवा जो है पवने कौन से देशों में चलती है, तो चिनूक जो है वो कहाँ चलती है। तो आप पढ़े होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे कि नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ के जो पहाड़ी जो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में आप जब देखेंगे, जैसे आप दक्षिणी अमेरिका में देख लीजिए, ये जो यहाँ पर्वत है, तो ये पर्वत जो वहाँ की सबसे लंबी है, विश्व की लंबी, वहाँ की क्या दक्षिण अमेरिका की लंबी नहीं, पूरे विश्व की लंबी जो एंडीज पर्वतमाला है। उसी तरह से आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका में जो जब जाएंगे तो रॉकी जो है, रॉकी यहाँ की जो गर्म हवाएं जो जब नीचे उतरती है तो यहाँ के बर्फ को पिघलाती है, और वही जो चिनूक हवा है उस बर्फ को जब पिघलाती है तो उसे हिमवक्षिणी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे समझने वाले चीज़ हैं। मैं इन सबको जब अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा तो यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे। तो आइए, ज्योग्राफी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो भी कंटेंट है मैं पहले उसे आपको बता देता हूँ, उसे समझा देता हूँ। उसके बाद फिर जिस तरह से मैथमेटिक्स में मैंने उसके पहले कंटेंट्स को, जितने भी चैप्टर्स है उसको डिस्कस कर दिया, उसके बाद एक एक चैप्टर के बाद पढ़ाना शुरू किया हूँ, इसी तरह से मैं पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके इसे पढ़ाऊँगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले महाद्वीप पढ़ेंगे। महाद्वीप में जितने भी महाद्वीप है, जैसे आप मान लीजिए ये वाला सेक्शन ले लीजिए, एशिया हो गया, उसके बाद अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये वाला सेक्शन देख लीजिए, बर्फ जो हमेशा जमा रहता है, यूरोप देख लीजिए, यहाँ पे यूरोप है, और ऑस्ट्रेलिया।
इन सबों को जब आप पढ़ते हैं तो इसके भौगोलिक और राजनैतिक दोनों परिदृश्य को पढ़ना होगा। भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि वहाँ पे कौन से पर्वत है, कौन सी वहाँ पे नदियाँ हैं, कौन से वहाँ पे पठार है, इसे पढ़ते हैं। और उसके राजनैतिक परिदृश्य में आप ये पढ़ते हैं कि उन महाद्वीप में कितने सारे देश हैं और उन देशों की क्या स्थिति है, ये राजनीतिक परिदृश्य में आप पढ़ते हैं। उसके बाद महासागर पढ़ते हैं। महासागर के अंतर्गत जब आएंगे तो जितने भी है, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक हो गया, इंडियन ओशन हो गया, तो महासागर की उत्पत्ति, उसकी विशेषता क्या है, प्रमुख द्वीप आप देखेंगे इन महासागर में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, जैसे मेडागास्कर ले लीजिए, कोमोरोन है, सेशेल्स है, बहुत सारे। इसी तरह से अन्य जैसे द्वीप है, जैसे अब जापान के पास में होकाइडो, होन्शु इत्यादि द्वीप है, और भी बहुत छोटे छोटे द्वीप है, उसके बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट क्या है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, तो रटने का ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ट्रिक की ज़रूरत है। ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप देखेंगे कि 0 डिग्री अब जब ले लेते हैं तो यहाँ से जो भी जलधारा चलेगी वो 0 विषुवत रेखा से नीचे की ओर चलेगी तो गर्म होगी, और जब ये नीचे से वो विषुवत रेखा की ओर चलेगी तो वो ठंडी गर्म जलधाराएं होंगी। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे फेरल का नियम काम करता है, कॉरोलिस प्रभाव करता है कि यदि वो जलधाराएं जो विषुवत रेखा से यदि ये नीचे की ओर चलती है तो किस और जब ऊपर रहेगी तो किधर दाएं मुड़ती है, और इधर जो जब नीचे चलती है तो कैसे वो बाएं मुड़ती है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसे बताऊंगा। उसके अलावे वैश्विक वायु प्रवाह, जिसमें आप देखेंगे कि ग्लोब पे उच्च वायु दाब का कोई क्षेत्र कैसे होता है, लो वायु दाब का क्षेत्र कैसे बनता है, प्रमुख देशों में प्रबल पवन क्या है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या है, मैं इसे पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब इंडिया में आते हैं, भारत का भूगोल में, तो भारत की स्थिति एवं महत्व, उसके अक्षांशीय और देशांतरीय, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, उसके क्या है महत्व, उसे बताऊंगा। फिर भारत का भौतिक स्वरूप, जैसे जब उसको बांटते हैं भारत को, तो उत्तर का पर्वतीय मैदान जब आप ले लेते हैं, जब पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय पढ़ते हैं, वहाँ पे ये पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, जब भारत के मिडिल और दक्षिण भाग में आते हैं तो वो पठारी भाग जब होता है वो होता है प्रायद्वीपीय भाग में। मध्य का विशाल मैदान, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, जो प्रमुख द्वीप है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपवाह तंत्र में जब आ जाइए तो हिमालयी नदी तंत्र अपवाह और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, उसके बारे में पढ़ते हैं। हिमालयी नदी तंत्र का मतलब हो गया जो नदियां हिमालय से निकलती है, चाहे सिंधु हो, चाहे सतलज हो, चाहे यमुना हो, गंगा हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब प्रायद्वीपीय नदियां में आते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भागों से जो नदियां निकलती है वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अभी देखिएगा, यहाँ से नर्मदा और ताप्ती से, खास करके SI का एग्जाम हुआ, वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसे पढ़ाऊँगा। फिर भारत में मानसून की प्रक्रिया, कैसे मानसून की उत्पत्ति होती है, और भारत में जो मानसून आता है, आप जब देखेंगे भारत में तो ये दक्षिण और पश्चिम से ही क्यों प्रवेश करती है भारत में, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। और मानसून क्या है इसके बारे में भी। जब कृषि में आते हैं तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और कृषि के लिए जो अन्य योजनाएं लाई गई है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। प्राकृतिक वनस्पतियाँ जब आएंगे तो देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होता है, पर्णपाती वन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मृदा एवं प्रकार, जितने भी प्रकार की मृदाएं होती है, जैसे काली मिट्टी हो गई, एल्यूवियल सॉइल क्या है, लैटेराइट मिट्टी क्या है, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। एवं इसका निर्माण कैसे हुआ, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, इन सबों के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं बहुत सारे हैं जहाँ से कि हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसे देखेंगे। फिर भारत में जल संसाधन एवं भारत में सिंचाई, भारत में जो सिंचाई की व्यवस्था क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में खनिज संपदा, धातु एवं अधातु, खनिज संपदा कौन से क्षेत्र में कौन से खनिज संपदा मिलते हैं, उसमें कौन से धातु है, कौन से अधातु है। जब अधातु आ जाते हैं तो देखिएगा कोयला से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से भारत में ऊर्जा परिदृश्य, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्योंकि अभी देखिएगा कि गैर परंपरागत स्रोत जो है उसको बढ़ावा देने के लिए 2022 तक भारत का लक्ष्य था कि 175 गीगावाट का नॉन रिन्यूएबल
एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और भारत करीब करीब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। फिर 2030 के लिए लक्ष्य रखा गया है आने वाले समय में। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत में जितने भी कंटेंट था मैं उसे डिस्कस कर दिया हूँ। इसके बाद मैं इसे एक एक चैप्टर्स करके पढ़ाऊँगा। हाँ, इसके अलावे एक देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण एवं ब्रह्मांड। जब ब्रह्मांड में देखते हैं सूर्य, तारे और जितने भी ग्रह हैं उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब आप इतने पढ़ लेते हैं तो आप ज्योग्राफी का एक कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं और कोई भी एग्ज़ाम जाते हैं देने के लिए तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप अपने साथ आप याद करके एक एटलस रखिएगा और मैं जिन जिन चीज़ों को बताऊंगा आप एटलस में देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम से बीपीएससी 67 बीपीएससी आने वाला है या जेपीएससी का जो आया हुआ है या अन्य स्टेट के जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, जब आप वहाँ पे देने जाएंगे और जब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही ईजिली सॉल्व करके आएंगे। और मेरा विश्वास है आप मेरे साथ बने रहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो जीके का सेक्शंस हो, आप बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में करेंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आगे पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।